हमारा नया चैप्टर है 12 एटम्स। ठीक है, तो इसको अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो जरा, देखो सबसे पहले जो हमारे पास पिछला चैप्टर था ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद आकर के अब हमारे पास एटम न्यूक्लियाई ये चैप्टर और एक लास्ट सेमीकंडक्टर वो रह गया है। ठीक है, एटम न्यूक्लियाई ये भी छोटे चैप्टर है और आसानी से हो जाता है। सेमीकंडक्टर भी हमारा थ्योरेटिकल वाला वही पार्ट है ज़्यादातर। चलो तो देखो ध्यान से, सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है 12 एटम्स है ना, इसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब सब इसमें इंट्रोडक्शन में अगर थोड़ा सा हम देखें, सबसे पहले हम जैसे कि जानते हैं कि मैटर जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो एटम्स मॉलिक्यूल्स इनसे मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो जो डाल्टन थे, डाल्टन ने सबसे पहले बताया कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, वो है एटम। एटम के और फर्दर टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, वो इनडिविजिबल पार्टिकल है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता गया तो मालूम चला कि एटम के भी और टुकड़े करे जा सकते हैं। एटम के अंदर और भी पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, जैसे कि प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, ये है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें मालूम चलती गई। तो स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो था वह मॉलिक्यूल या एटम उनको बोलते थे, है ना। अब जो हमारे पास जो एटम्स प्रेजेंट में मौजूद हैं, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसमें जो है वो कितने हमारे पास 118 यानी 118 हमारे पास है, जिसमें से 94 जो है वो नेचुरल है, यानी कि जो हमने नेचुरली एक्सट्रैक्ट करा है, नेचर से हमें मिला है। और बाकी जो है हमने वो खुद बनाए हैं, जिसको हम मैन मेड एटम्स बोलते हैं। ठीक है, तो 118 में से 94 क्या है हमारे पास, वो नेचुरल है, बाकी जो बचे हैं हमारे पास वो मैन मेड है। अब ये तो है एटम की बात थी। अब एटम के भी फर्दर और आगे जाकर के टुकड़े किए गए तो हमें मालूम चला कि उसके अंदर भी सब पार्टिकल्स हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस नाम से जानते हैं अभी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, है ना। बेसिक बेसिक थोड़ी सी चीज़ें हैं ये, तो उसके बाद जाकर के फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो हमारे पास एटम का एक स्मॉल यानी कि सब पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, उसकी हम बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है ये वो पार्टिकल है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। और चार्ज कितना होता है इस पे, तो ये हमें पता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो ध्यान देना जरा, इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हम पहले जानते हैं कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी खोज किसने करी थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी जे जे थॉमसन ने। ठीक है, जे जे थॉमसन ने कैसे करी थी, तो कैथोड रेज का यूज करके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। ठीक है, तो जो ये कैथोड रेज होते हैं उनकी हेल्प से उन्होंने एक्सपेरिमेंट के अंदर मतलब सेटअप बनाया, जिसके अंदर इस रेज का यूज करके उन्हें मालूम चला कि हाँ इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है ना, इस तरह के ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और उन्होंने चार्ज और मास के रेशियो से क्या कहते हैं, ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है ना। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि बेसिक बेसिक चीज़ें ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। और मास कितना होता है, तो काफ़ी स्मॉलेस्ट होता है, ये मास होता है इसका 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अब जो ये जे थॉमसन का मॉडल था वो भी हम यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो ये ध्यान रखना कि जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट के अंदर जो रेज यूज करा था वो नाम तुम्हें ध्यान रखना है, क्या है वो, कैथोड रेज। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम इसको, कैथोड रेज, उनका यूज करके इस इलेक्ट्रॉन का पता लगाया था। उसके बाद इलेक्ट्रॉन के बाद जो प्रोटॉन थी, है ना, प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, तो रदरफोर्ड। ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड बोलते हैं या फिर रदरफोर्ड, इन्होंने प्रोटॉन की खोज करी थी। ठीक है, कैसे करी थी, तो इन्होंने इसमें जो कैनाल रेज होती हैं या एनोड रेज होती हैं उनका यूज करके इन्होंने प्रोटॉन की खोज करी थी अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। और वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था, जो हमारे पास क्या कहते हैं, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, जिसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट से उन्होंने रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज करी थी। अब तुम्हें प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है, ये चीज़ें पता रहनी चाहिए। तो जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर वो होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। प्रोटॉन पे क्या होता है, वो प्लस का हो जाता है। ठीक है, तो प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹
ये होता है चार्ज ऑन प्रोटॉन, ठीक है। अच्छा, जो मास होता है वो कितना होता है, तो माइनस, जो यहाँ पर मास होता है प्रोटॉन का वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर, सॉरी 1.6 नहीं, यहाँ पर 1.67, यहाँ पे लिखा नहीं है शायद, इसको मैं लिख देता हूँ। मास ऑफ प्रोटॉन जो रहता है वो रहता है 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस का 27 kg, ठीक है। जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन से हैवियर होता है, और अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में बात करते हैं तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसका 1840 टाइम्स ज़्यादा होता है प्रोटॉन का मास, यानी 1840 गुना ज़्यादा होता है इसका प्रोटॉन का मास। तो ये भी तुम याद रख सकते हो इससे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्रोटॉन का मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 27। जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो भी लगभग इतना ही होता है, बट अगर हम एक्यूरेसी के हिसाब से जाते हैं तो 1.67 के बाद जो न्यूट्रॉन के डिजिट है यहाँ पे वो बड़े हो जाते हैं, तो जो न्यूट्रॉन होता है वो इन तीनों में से हैवियर होता है। जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन से भी थोड़ा ज़्यादा हैवियर होता है मास में, ओके। तो अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा मास किसका होगा, सबसे ज़्यादा मास होगा न्यूट्रॉन का, उसके बाद आता है प्रोटॉन का, और उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन का, ओके। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, यानी चार्ज ऑन न्यूट्रॉन कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि चार्ज ऑन न्यूट्रॉन 0, और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो ऑलमोस्ट, यहाँ पे हम ऑलमोस्ट बोलेंगे, ऑलमोस्ट जो रहता है वो इक्वल होता है किसके, प्रोटॉन के, ओके। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रोटॉन के इक्वल रहता है, यानी कि उसका भी अगर हम देखें तो 1.67 इंटू 10 के बाद माइनस 27 के अक्रॉस ही रहेगा। लेकिन अगर बहुत एक्यूरेसी के हिसाब से डिजिट को और थोड़ा सा देखते हैं आगे, तो न्यूट्रॉन का मास हमें थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, ओके। तो यहाँ पर ये बेसिक बेसिक चीज़ हमने थोड़ा सा देखा। अच्छा, एक और चीज़ जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ से कि चार्ज ऑन एटम कितना होता है, ठीक है। तो जब डाल्टन ने खोज करी थी तो उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी एटम के बारे में, क्या, तो जिसमें से कई चीज़ें सही थी और कई चीज़ें जो थी वो गलत थी। जैसे कि उन्होंने, डाल्टन ने कहा था कि जो एटम होता है वो इनडिविजिबल जो होता है पार्टिकल होता है। इनडिविजिबल का मतलब उसके और ज़्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन बाद में जैसे कि और साइंटिस्ट आए, जैसे जे थॉमसन है, रदरफोर्ड है, उन्होंने बताया कि एटम के अंदर तो और छोटे पार्टिकल्स है, सब पार्टिकल्स है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। तो पहले उनकी जो स्टेटमेंट थी कि एटम जो होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, वो गलत हो गया था, ठीक है। और हम फिर आगे बढ़ गए थे। अच्छा, एक और चीज़ उन्होंने बताई थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि एटम जो होता है ना वो एटम का नेट चार्ज 0 होता है। नेट चार्ज 0 कहने का मतलब जो टोटल चार्ज होगा या नेट चार्ज होगा या जो चार्ज ऑन एटम होता है वो होता है 0, यानी जितना एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। यानी कि इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है किसी भी एटम पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है फ्री स्टेट में अगर हम बात करें तो। इसीलिए उन्होंने कहा था कि जो एटम होता है उस पर चार्ज कितना होता है, 0। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना, एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि चार्ज ऑन एटम कितना होता है, चार्ज ऑन एटम, ठीक है, एट फ्री स्टेट वो होता है 0, ओके। अच्छा, वही चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना था, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, ठीक है। प्रोटॉन पे कितना था, तो प्लस का हो गया था वो। न्यूट्रॉन पे कितना रहेगा, 0 रहेगा। और मास के बारे में मैंने बता दिया कि जो मास सबसे अधिक है वो किसका मास है, तो अगर इन तीनों पार्टिकल में से बात करी जाए तो मास ऑफ न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद आता है मास ऑफ प्रोटॉन, उसके बाद आता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर हम एक्यूरेसी के हिसाब से देखते हैं। लेकिन सबसे कम मास किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का, और इन दोनों का मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है, लेकिन एक्यूरेसी से देखेंगे तो न्यूट्रॉन का ज़्यादा होता है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर हमें थोड़े से इनके मॉडल के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। इस सिलेबस में भी थोड़ा सा दे रखा है, जिसमें खासकर रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो हमें ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखना है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले जो जे थॉमसन थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी कैथोड रेज की हेल्प से, उनका जो मॉडल था वही जो जे थॉमसन थे उन्होंने सबसे पहले जो एटॉमिक मॉडल वो दिया था, ठीक है। और जो जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है उसको हम एक नाम से जानते हैं, कौन सा, प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल, ये हमने पढ़ रखा छोटी क्लास वगैरह में, तो थोड़ा सा यहाँ पे बस देख लो।
यहाँ पे ये देखो, हम एटॉमिक मॉडल को पढ़ने वाले हैं, और सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल दिया था वो जे थॉमसन ने ही दिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। हालांकि ये मॉडल्स ये मॉडल जो था वो मतलब बिल्कुल सही नहीं था। ठीक है, तो फिर जाकर के इसमें इम्प्रूवमेंट होते गए, फिर रदरफोर्ड ने अपने मॉडल दिए, फिर जाकर के बोहर ने अपने मॉडल दिए, ऐसे इम्प्रूवमेंट होता गया। तो जे थॉमसन ने ही सबसे पहले एटॉमिक मॉडल को दिया था। ओके, तो इनके मॉडल को किस नाम से जानते हैं हम? वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं या फिर प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, जे थॉमसन के जो एटॉमिक मॉडल है उसका दूसरा नाम क्या है यहाँ पे? प्लम पुडिंग मॉडल। क्या बोलते हैं यहाँ पे हम? प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, ये कैसा होता है? तो ये हमने पढ़ा भी था, छोटी क्लास वगैरह में तुमने पढ़ा होगा कि कैसा दिखता है ये। तो यहाँ पर जो वाटरमेलन होता है ना, वो जो स्फेरिकल पार्ट होता है, जो ये स्फेरिकल पार्ट है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर, जो स्फेरिकल पार्ट होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, है ना। यानी ये जो पूरा हमारे पास स्फीयर है ना, ये कैसा है? ये पॉजिटिवली चार्ज है। ओके, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनको जे थॉमसन ने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल उस तरह से लगे हुए होते हैं इनमें, जैसे कि वाटरमेलन के अंदर जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं तरबूज के, वाटरमेलन के, बिल्कुल उसी तरह से उनमें फिक्स रहते हैं। तो यहाँ पर जो ये सीड्स रहेंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे किसको? वो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? क्या चार्ज होता है? नेगेटिव का चार्ज होता है। और इन्होंने ये भी बताया था कि जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज स्फीयर पे होगा। यानी ये जो हमारा वाटरमेलन वाला पार्ट है, रेड वाला पार्ट है, इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है। क्यों? तभी तो हमें यहाँ पर बताना था कि हमारा जो ये एटॉमिक मॉडल है, पूरा एटम जो है वो ऑल ओवर यहाँ पर क्या रखना है? न्यूट्रल रखना है। तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि यहाँ पर जो हमारा स्फेरिकल पार्ट है, जो रेड वाला पार्ट है, वो तो पॉजिटिवली चार्ज है ना, यानी पूरा जो स्फीयर है वो तो पॉजिटिवली चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके अंदर इस तरह से लगे हुए हैं कि जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही इस पे नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब जो नेट चार्ज होगा उस एटम के ऊपर वो क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ठीक है, और डाल्टन ने भी इस पहले स्टेटमेंट यही बताई थी कि जो हमारा एटम पर नेट चार्ज रहता है वो क्या आता है? जीरो रहता है। तो ये भी यहाँ पर ये चीज को बताता है। ओके, तो ये था हमारे पास जे थॉमसन का मॉडल। और जो इसमें मास है, मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एटम का जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि जो एटम का मास है वो यूनिफॉर्मली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो थी मतलब लिमिटेशंस आने लगी, कमियां आने लगी, ये कह लो। तो सबसे पहले ये चीज़ कि इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो इस तरह से सेट है ना, तो ये स्टेबल कैसे हैं, है ना। ये यहाँ पर जैसे कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो है वो कैसे अरेंज है, उनके अरेंजमेंट को ये मॉडल बता नहीं पाया था। ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा था कि सारा का सारा जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन जब बाद में रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करा, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो पता चला कि मास तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ही नहीं। मास जबकि कहाँ पर इकट्ठा है? मास सारा का सारा जो है वो सेंटर पे इकट्ठा है, और सेंटर को हमने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस नाम दिया। तो न्यूक्लियस के बारे में इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था। ठीक है, तो इनकी लिमिटेशंस आई, इस मॉडल की लिमिटेशंस क्या क्या आ गई कि इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं बताया। इन्होंने मास डिस्ट्रीब्यूशन कहा था कि पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो कि गलत था। ठीक है, फिर इन्होंने बताया था कि ये मतलब जो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं या पॉजिटिव चार्ज हैं यहाँ पर, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है उनके बारे में भी ये सही से नहीं बता पाए थे। तो ये चीज़ यहाँ पर इनकी लिमिटेशंस आ गई इस मॉडल की। तब उसके बाद आकर के रदरफोर्ड का मॉडल आया था। ठीक है, तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था, अब उसको यहाँ पर समझते हैं पहले। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? इस मॉडल में किसी कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक है, अच्छा, तो यही मैंने यहाँ पे लिख रखा है थोड़ा सा थ्योरी में
कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द स्फीयर, यानी जितना स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा। यानी टोटल अगर हम इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज निकालेंगे और टोटल स्फीयर का पॉजिटिव चार्ज निकालेंगे वो इक्वल रहेंगे, ठीक है। द स्फेरिकल पार्ट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है उसके अंदर। अच्छा, अब इन लिमिटेशंस के बाद जो मॉडल आया था वो आया था रदरफोर्ड का मॉडल, ठीक है। अब रदरफोर्ड का मॉडल इसको यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। रदरफोर्ड ने किसी खोज करी थी, प्रोटॉन की, ठीक है। और न्यूक्लियस की खोज भी इसी ने ही करी थी, रदरफोर्ड ने। ये भी तुम्हें ध्यान रखना है, बाई चांस अगर क्वेश्चन आ जाए कि हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस की बात भी रदरफोर्ड ने ही पहले करी थी। जे थॉमसन ने न्यूक्लियस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था। जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ था अल्फा स्कैटरिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, जिससे हमें मालूम चला कि एटम का जो सेंटर है जिसको हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं वहीं पर ही सारा का सारा मास इकट्ठा है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं। ये मॉडल इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो ये रदरफोर्ड का मॉडल है इसको हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स हीलियम लाइक पार्टिकल होते हैं, हीलियम के जैसे मैंने कहा था हीलियम जैसे पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा, इनको हमने क्या करा था, इसकी हेल्प से, है ना, हमने पता लगाया था कि हमें कैसे, मतलब जो सारा सारा मास है, सारा सारा चार्ज है, वो कहाँ पर इकट्ठा है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो रदरफोर्ड के ही जो स्टूडेंट थे, जो इनके अंडर काम कर रहे थे, गीगर और मार्स्टन, ये दो स्टूडेंट थे, वो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे थे। ध्यान देना, गीगर और मार्स्टन ये नाम है, ये उनके जो स्टूडेंट थे वो उनके लैब में ही ये सब काम कर रहे थे। अब क्यों किन के अंडर काम कर रहे थे, रदरफोर्ड के अंडर काम कर रहे थे, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का जो मतलब क्रेडिट था बाद में रदरफोर्ड को दिया गया। लेकिन क्योंकि इन दोनों ने भी काफ़ी काम करा है इसके ऊपर, तो इसीलिए इनके नाम से भी इस एक्सपेरिमेंट को जाना जाता है। ओके, तो गीगर एंड मार्स्टन एक्सपेरिमेंट कह लो या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कह लो, ठीक है, ये वाला एक्सपेरिमेंट सेम ही है। ओके, तो गीगर एंड मार्स्टन एक्सपेरिमेंट या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दोनों एक है। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या सेटअप थे, है ना, क्या क्या चीज़ें थी, वो थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। ओके, तो देखो ध्यान से, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल में जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था इसमें क्या क्या हमें सेटअप यहाँ पे दिखाई देता है। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर एक ये बॉक्स रहता है, और ये जो बॉक्स है इसके अंदर हमने क्या करा है, अल्फा पार्टिकल का कोई सोर्स रख रखा है। अल्फा पार्टिकल का सोर्स मतलब एक ऐसा हमारे पास सब्सटेंस है, सोर्स है, जिससे अल्फा पार्टिकल्स कंटिन्यूसली निकल रहे हैं। मतलब जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं हमारे पास, तो यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल को एमिट करने वाला, निकालने वाला एक हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। तो ये हमारे पास मान लेते हैं कोई रेडियो एक्टिव सब, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, है ना, ये सब होते हैं, तो वो हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। अब ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या करते हैं, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कंटिन्यूसली मतलब कभी अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या गामा रेज, इस तरह की अपने रेस को अपने अंदर से निकालते रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ये एज अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल काम करेगा। मतलब ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है इससे अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं। अब बाहर निकल रहे हैं तो ये इधर उधर रैंडमली मूव कर रहे होंगे, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कहीं भी जा रहे होंगे। अब हमें इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराना है। अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसे मूव कराने के लिए हमने यहाँ पे लगा रखे हैं कॉलीमेटर। कॉलीमेटर क्या होते हैं, कॉलीमेटर कह लो या इनको हम बोलते हैं लेड ब्रिक्स, है ना। लेड की जो ये ब्रिक्स मतलब ईंटें ये कह सकते हो यहाँ पर। तो जो लेड की बनी हुई हमारे पास इस तरह से रॉड्स लगे हुए होते हैं, इनका क्या काम है, इनका काम होता है जो ये अल्फा पार्टिकल्स इस सोर्स से निकले हैं उनको ना सीधे सीधे स्ट्रेट आगे मूव कराना है। मतलब यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल निकलेंगे वो इधर उधर मुड़ सकते हैं अपने टारगेट, मतलब जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए उससे मुड़ सकते हैं। तो वो हम नहीं चाहते, वो चाहते हैं हम कि डायरेक्ट जाए, अपने टारगेट को हिट करे। तो इसीलिए हम यहाँ पे बीच में रास्ते में क्या लगा देते हैं, बीच में रास्ते में लगाते हैं हम लेड ब्रिक्स या फिर कॉलीमेटर, ठीक है। ये लेड ब्रिक्स क्या करेंगे, ये लेड ब्रिक्स इन अल्फा पार्टिकल्स को सीधे सीधे मूव कराने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल निकला, इस तरह से ये अल्फा पार्टिकल निकलेगा
और इस तरह से वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, तो ये जो लेड ब्रिक्स है या कॉलीमेटर है, इनका काम होता है इन अल्फा पार्टिकल को स्ट्रेट मूव कराना। ठीक है, यानी यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, स्पीड के साथ, तो वो सीधे सीधे मूव करें, ये इस चीज़ का ध्यान रखते हैं ये लेड ब्रिक्स। अब ये जो अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल्स इस तरह से जो यहाँ से जा रहे हैं, ये किसको हिट करेंगे? तो यहाँ बीच में हमने लगा रखा है यहाँ पर गोल्ड फॉइल। अब ये जो हमारे पास थिन गोल्ड फॉइल होता है ना, ये गोल्ड का मतलब ये गोल्ड फॉइल ही क्यों यूज़ कर रहे हैं? पहला पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि ये गोल्ड फॉइल ही क्यों यूज़ कर रहे हैं? हम सिल्वर यूज़ कर सकते थे, हम कॉपर यूज़ कर सकते हैं, हम कोई और भी मेटल यूज़ कर सकते थे। वो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि गोल्ड की जो गोल्ड मेटल है उसकी मैलिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। मैलिएबिलिटी मतलब तो हम जानते हैं मैलिएबिलिटी क्या होती है? मैलिएबिलिटी मैलिएबिलिटी होती है जिससे हम उसको पीट पीट करके पतली शीट्स में बदल सकते हैं, है ना, पतले चादरों में बदल सकते हैं। तो मैलिएबिलिटी जो प्रॉपर्टी होती है वो गोल्ड की बहुत ज़्यादा होती है, मतलब उसको बहुत ही थिन शीट्स में, थिन उसमें फॉइल उसमें पतले शीट्स में कन्वर्ट करा जा सकता है। जैसे कि जो मिठाई की दुकान वगैरह पे जाते हैं हम, ठीक है, तो वहाँ पर उनके ऊपर लेयर चढ़ी होती हैं, है ना, जिसके हम बोलते हैं ये सिल्वर की क्या कहते हैं, उसके ऊपर लेयर चढ़ा देते हैं, या फिर गोल्ड, इन सब की कह लो। ठीक है, गोल्ड तो काफ़ी महंगा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास ये बीच यहाँ पे जो हमने लगा रखा है इस जगह पे, इस जगह पे जो हमने ये फॉइल लगा रखा है किसका होता है? गोल्ड का होता है। क्यों गोल्ड का होता है? क्योंकि गोल्ड को काफ़ी थिन बनाया जा सकता है, इतना थिन बनाया जा सकता है कि अगर उस पतले से थिन शीट को मैं तुम्हारे सामने अगर ला दूं, ठीक है, तो तुम उसके आर पार देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी रेंज रहती है वो कितनी रहती है, यानी कितना पतला करते हैं, तो 2.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 7, ध्यान रहे जरा, 2.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 7, लगभग लगभग इतना थिन कर देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इतना ज़्यादा पतला हो जाता है, इतनी थिन लेयर हो जाती है कि तुम इसके आर पार भी देख सकते हो। ओके, अच्छा, तो यहाँ पर गोल्ड का यूज़ करने का तुम्हें समझ आ गया रीज़न, क्योंकि इसको बहुत ही थिन पतला करा जा सकता है, मैलिबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से ही हमने इस मेटल को यूज़ करा। अब इस मेटल को जो हम यूज़ कर रहे हैं, इतना थिन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ओके, देखो, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, हमारे पास क्या है कि वो गोल्ड का हमारे पास शीट पड़ा हुआ है, मान लेते हैं हमारे पास ये गोल्ड की शीट पड़ी हुई है ना। अब वो जो गोल्ड की शीट है उसके अंदर एटम्स जो होंगे वो अरेंज होंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर ऐसे एटम्स उसके अंदर अरेंज हैं। अगर हम इसको पीटेंगे, है ना, इस पे हम ऐसे पीटना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, ये सारे के सारे एटम्स अरेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अरेंज होना स्टार्ट होंगे तो हो सकता है यहाँ पर कि पहले 3 लेयर थी एटम्स की, अब हो सकता है हमारे पास क्या हो जाएंगी, 2 लेयर ही बन जाएंगी इस तरह से, है ना। इस तरह से हमारे पास एटम्स की 2 लेयर बन जाएगी। ठीक है, ऐसा हो क्योंकि हमने पीट पीट के इसको पतला करा। फिर और पीटेंगे इसको, अगर पीटेंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा कि बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाएगा, इतना ज़्यादा पतला हो जाएगा कि हमें सिंगल लेयर मिल जाएगी एटम की। ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पर इस तरह से लिया है, ये हमारे पास सिंगल लेयर मिल गई एटम्स की। तो यहाँ पर मेलेबिलिटी की हेल्प से हमने उसको एकदम थिन पतले से लेयर में कन्वर्ट कर दिया। क्यों कन्वर्ट कर दिया, ताकि हमें सिंगल लेयर मिल जाए, सिंगल सिंगल एटम की। ऐसा करने से होगा क्या कि अब हमें सिंगल एटम यहाँ पर मिल रहा है, जिसके ऊपर किसी चीज़ को स्ट्राइक अगर करते हैं तो स्ट्राइक करने के बाद उसके हम टुकड़े कर सकते हैं। टुकड़े करेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि उसके अंदर कुछ है भी कि नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या करा, हमने अल्फा पार्टिकल को हिट कराया, किसके ऊपर, अल्फा पार्टिकल को हिट कराया हमने गोल्ड फॉइल के ऊपर। गोल्ड फॉइल को इतना थिन कर दिया कि एक सिंगल लेयर हमें मिली, मतलब सिंगल सिंगल एटम की, है ना, और उसके ऊपर हम अल्फा पार्टिकल को हिट करा रहे हैं। ये अल्फा पार्टिकल क्या है, ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स क्या है, यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उनमें उनको हमने वैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकले। अभी अल्फा पार्टिकल पे जो क्या कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं ये, और जैसे ही ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आगे जाते हैं और एटम
जो गोल्ड का सिंगल एटम है उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अब रिजल्ट्स कहाँ पे देखेंगे हम? तो रिजल्ट्स को देखने के लिए हम यहाँ पर इस तरह का सेट बनाते हैं। क्या? ये देखो, इसको पहले मिटा दूं मैं। यहाँ पर ये देखो, ये पूरा हम कवर करते हैं कुछ इस तरह से। ये सारा का सारा जो रहता है इस तरह से। ये ऐसे हम यहाँ पर इसको ऐसे घेर देते हैं, बस यहाँ पर थोड़े से ओपनिंग रखता है ताकि वो अल्फा पार्टिकल्स आ सकें। तो ये जो हमने बनाया है इसके अंदर ये जो पूरे दिख रहा होगा यहाँ पे, इसके अंदर हम ZnS यानी जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर देते हैं। क्यों कोटिंग करते हैं? क्योंकि जिंक सल्फाइड के ऊपर अगर कोई अल्फा पार्टिकल टकराएगा, है ना, इसके ऊपर अगर गिरता है तो ये एक स्पार्क या एक चमक पैदा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास सिंगल एटम है ना, उसके अंदर से हम उस अल्फा पार्टिकल को गुजार रहे हैं। अब अल्फा पार्टिकल्स को जो गुजार रहे हैं तो कई ऐसे अल्फा पार्टिकल्स होंगे जो यहाँ पे स्ट्रेट निकल जाएंगे, तो काफी ज्यादा जो हमें चमक दिखाई देती है वो यहाँ पे दिखाई देती है। मतलब यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे होंगे, इससे टकरा रहे होंगे, ऐसे टकरा रहे होंगे यहाँ पे, मतलब यहाँ पर सरफेस पे। तो सबसे ज्यादा जो चमक हमें दिखाई दी वो कहाँ पे दिखाई दी? वो यहीं पे दिखाई दी। और हमें यहाँ पे दिखाई दिया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स हमें इधर भी नजर आ रहे थे, इस साइड नजर आ रहे थे, कुछ अल्फा पार्टिकल यहाँ भी नजर आ रहे थे, यहाँ भी नजर आ रहे थे, कुछ अल्फा पार्टिकल हमें यहाँ भी नजर आ रहे थे। तो देखो ध्यान से, कहाँ कहाँ पे नजर आ रहे थे? तो यहाँ पर नजर आ रहे थे काफी ज्यादा, है ना, मतलब ये कह लो 90% जो हमारे पास नजर आ रहे थे वो यहीं पे ब्राइटनेस दिख रही थी, उसकी चमक दिख रही थी। कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहे थे इधर या इधर, कुछ यहाँ दिखाई दे रहे थे इधर या इधर। ठीक है, तो ये चमक कौन डिटेक्ट कर रहा था? तो यहाँ पे हम एक डिटेक्टर लगा के रखते हैं। कहाँ पे? ये देखो, यहाँ पर हमने एक डिटेक्टर लगा के रखा है। ये डिटेक्ट करता है कि किस किस जगह पे शाइन कर रहा है। ठीक है, तो शाइन कर रहा मतलब वो जिंक सल्फाइड जो ZnS है, जिंक सल्फाइड के ऊपर वो अल्फा पार्टिकल पड़ते होंगे, टकराते होंगे, तो एक चमक पैदा हो जाती है और उस चमक को, उस स्पार्क को ये नोट कर लेता होगा। ठीक है, तो ये नोट करता है और यहाँ बताता है कि यहाँ यहाँ पर ये स्पार्क बना है। तो ये सेटअप तुमने समझा है मैंने क्या बताया? सबसे पहले वापस एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास? अल्फा पार्टिकल का एक सोर्स। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से हम हिट करा रहे हैं, किस पे हिट करा रहे हैं? टारगेट हमारा क्या है यहाँ पे? गोल्ड की थिन फॉइल है। ये गोल्ड की हमारे पास एक पतली सी पट्टी रहती है यहाँ पर, है ना। और गोल्ड को ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसकी मेलेबिलिटी ज्यादा होती है। अब मेलेबिलिटी ज्यादा होती है तो कितना पतला करते हैं हम? तो 2.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर, इतना हम पतला कर देते हैं। समझ रहे हो? 10⁻⁷ काफी ज्यादा थिन हो जाता है ये। तो इतना पतला करते हैं क्यों? ताकि हमें सिंगल लेयर मिल जाए एटम की, और उस एटम से हम उन अल्फा पार्टिकल को गुजार सकें। अब उस अल्फा पार्टिकल को गुजारेंगे तो हमें जो दिखाई दिया एक्सपेरिमेंट में कि जो 90% थे वो हमें स्ट्रेट यहाँ पर ही दिखाई दिए स्पार्क, है ना, वो चमक यहीं पे दिखाई दिए। और कुछ यहाँ पे हमें मिले, कुछ यहाँ पे हमें मिले, कुछ यहाँ भी मिल रहे थे, कुछ यहाँ भी मिल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें जो थी, सेटअप था यहाँ पे। अब इस सेटअप से हमने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करा, है ना, क्या क्या हमें यहाँ पर कंक्लूजन मिला, वो सारी चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस ये वाला जो सेटअप था, इस सेटअप में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? कोई पार्ट जो इसमें सब समझ आ रहा है? हाँ, अब देखो, अब थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे समझते हैं। जब मैंने बोला कि हम अल्फा पार्टिकल को हिट करा रहे हैं उस गोल्ड के एक सिंगल एटम पे, तो अब इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। मतलब यहाँ पर इस फॉइल में यहाँ पर जो एक सिंगल मान लो कोई भी एटम है, उस पर जो अल्फा रेज पड़ रही हैं, तो उसको हम देख रहे हैं। तो जूम करके अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ये वाला तो देख सकते हो, ये हमारे पास क्या है? ये हमारा गोल्ड का एक एटम है ना। गोल्ड का जो एटम है वो जनरली साइज में भी थोड़ा बड़ा होता है, तो इसीलिए यहाँ पे गोल्ड को लिया गया था, है ना, उसकी मैलेबिलिटी भी ज़्यादा थी। अब ध्यान समझना, हम यहाँ से अल्फा पार्टिकल जो अल्फा रेज है, अल्फा पार्टिकल को यहाँ से हिट करा रहे हैं, इस तरह से भेज रहे हैं।
और यहाँ पर ये जो हमारे पास एटम था, यानी इस एटम से वो जो अल्फा पार्टिकल्स गए हैं उससे हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई दी। सबसे पहला हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करा कि अगर हम सॉरी, अगर हम 100 अल्फा पार्टिकल्स को भेजते हैं, ठीक है, समझ रहे हो, 100 अल्फा पार्टिकल्स को भेजते हैं तो 100 में से 90 अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, वो स्ट्रेट चले जाते हैं। यानी ये अल्फा पार्टिकल आया, स्ट्रेट चला गया, दूसरा अल्फा पार्टिकल आया, ये भी स्ट्रेट चला गया, तीसरा अल्फा पार्टिकल आया, स्ट्रेट चला गया, ठीक है। नीचे से यहाँ पे भी हमें वही देखने को मिलता है, ये गया साइड से, स्ट्रेट चला गया, ये स्ट्रेट चला गया, स्ट्रेट चला गया, यानी 90% जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट जा रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर इससे हमने एक चीज सोचा कि 90% तो अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जा रहे हैं, इसका मतलब जो एटम का मास है वो यूनिफॉर्मली तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, यानी एटम के अंदर काफी ज्यादा जो स्पेस है वो क्या है, वो खाली है, समझ रहे हो। यानी 100 में से 90 जो परसेंट है अल्फा पार्टिकल्स वो तो स्ट्रेट निकल गए, इसका मतलब मास यूनिफॉर्मली तो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मास जो है वो कहीं एक ही जगह पे इकट्ठा है, और वो कहाँ पे इकट्ठा है, सेंटर पे इकट्ठा है। वो कैसे पता चला हमें सेंटर पे इकट्ठा है, क्योंकि जो 90% अल्फा पार्टिकल जा रहे थे स्टेट, वो इस सेंटर वाली लाइन से दूर थे, यानी यहाँ से जा रहे हैं स्टेट, यहाँ से जा रहे हैं स्टेट, यहाँ जा, जैसे हम थोड़ा सा क्लोज आ रहे हैं अब यहाँ पे हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। जैसे ये वाला, ये गया यहाँ पे, यहाँ ये गया यहाँ पे, और यहाँ जाने के बाद इधर चला गया, इधर मुड़ गया, तो वहाँ पे स्पार्क दिखाई दिया था हमें। फिर इसी तरह से नीचे भी यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, और ये इस तरह से मुड़ गया और यहाँ पे स्पार्क दिखाई दिया। फिर थोड़ा सा और क्लोजर जाते हैं, ये गए इस तरह से, और ये देखा लार्ज डिफ्लेक्शन हुआ और ये ऐसे मुड़ गया। फिर यहाँ पर भी वही चीज दिखाई दिया कि यहाँ से ऐसे गया और ये इधर मुड़ गया, तो ये भी लार्ज डिफ्लेक्शन है। अब यहाँ पर सबसे सेंटर से जो अल्फा पार्टिकल गया था, है ना, वो कहीं लौटा ही नहीं, मतलब इधर ना उधर हुआ इधर हुआ, ये सीधे सीधे जिस रास्ते से आया था ना उसी रास्ते में वो लौट गया था। अब ये 8000 में से एक ही अल्फा पार्टिकल ऐसा कर पा रहा था कि स्ट्रेट पाथ में आ रहा है और स्ट्रेट पाथ में जा रहा है। अब यहाँ पर हमने क्या क्या चीजें और थोड़ी सी ऑब्जर्व करी कि देखा 100 में से 90 तो अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जा रहे थे, तो ये चीज हमें क्या बता रहा था, ये बता रहा था कि इसमें मैक्सिमम स्पेस जो है वो कैसा है, एम्प्टी है, खाली है ना। मैक्सिमम स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। तो यहाँ पर जो जे थॉमसन ने कहा था कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये तो गलत हो गया, ठीक है, मास तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है ना। अब यहाँ पर देखा हमने कि जो कुछ अल्फा पार्टिकल हैं वो लार्ज डेविएशन शो कर रहे हैं। लार्ज डेविएशन मतलब लार्ज एंगल पर मुड़ जा रहे हैं, यानी इस तरह से ऐसे मुड़ गए, इस तरह से इधर मुड़ गए, तो ये लार्ज डेविएशन शो कर रहे हैं। अब अल्फा पार्टिकल पे था पॉजिटिव चार्ज, और अल्फा पार्टिकल पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही रिपेल कर सकता है। अगर मान लो कोई नेगेटिव बैठा हुआ होता तो वो क्या करता, उसे अट्रैक्ट कर लेता, उसे जाने ही नहीं देता। तो इसका मतलब ये जो हमने अल्फा पार्टिकल भेजा है जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से ही यहाँ पर डिफ्लेक्ट हुआ होगा, है ना। तो सेंटर में ही हमने देखा कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है और सारा का सारा मास भी बैठा हुआ है। अब सारा का सारा मास बैठा है, ये कैसे हमने अंदाजा लगाया, है ना। तो ध्यान दो जरा, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है कि एक छोटा सा बॉल है ना, मान लिया एक छोटा सा बॉल है, और इसको अगर हम फर्श पे लुढ़काते हैं तो वो सीधे चला जाता है। लेकिन अगर हमने एक दीवार खड़ी कर रखी है और अगर हमने अब बॉल को लुढ़काया तो वो क्या करेगा, वो जाएगा और दीवार से टकरा करके वापस आ जाएगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर, अगर हमने कहा यहाँ पर कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा बॉल है, इसको क्या करेंगे, इसको हमने लुढ़काया, ये लुढ़काएंगे तो ये सीधे सीधे चलते जाएगा, ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर एक दीवार खड़ी कर देते हैं, अब दीवार का जो मास है वो इस बॉल के मास से काफी ज्यादा है, तो ये जैसे ही जाएगा तो इससे टकरा करके क्या आ जाएगा, वापिस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो सबसे सेंटर वाला जो जा रहा था अल्फा पार्टिकल, वही ये इंडिकेट कर रहा था कि ये गया सीधे यहाँ पर, और कहीं ना कहीं उस अल्फा पार्टिकल से ज्यादा मास जो है वो इसके रास्ते में इकट्ठा है, तभी जा करके ये वापस लौट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस अल्फा पार्टिकल के लौटने का कारण क्या है कि कोई उस अल्फा पार्टिकल से ज्यादा हैवियर, है ना, वो कोई इसके रास्ते में बैठा हुआ है जो कि इसको लौटा रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट से उन्होंने बताया कि टोटल मास जो है वो भी सेंटर पे इकट्ठा है, तो टोटल जो चार्ज है वो भी सेंटर पे इकट्ठा है ना, टोटल जो मास है वो भी सेंटर पे इकट्ठा है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, सारा का सारा मास है वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर इतने सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखे गए, ओके।
तो अब यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या करा हमने, तो देखो पहला ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गो स्ट्रेट विदाउट गोइंग एनी डेविएशन। डेविएशन मतलब मोड या ये डेविएट हो जाना, मुड़ जाना, वो चीज़। तो जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल थे, मतलब 90% अल्फा जो पार्टिकल थे वो स्ट्रेट जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, ठीक है। इसका यहाँ पर साफ साफ सीधा मतलब था क्या, कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। तो कंक्लूजन क्या निकाला हमने, पहले वाले ऑब्जर्वेशन से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो एटम के अंदर वो कैसा है, खाली है, एम्प्टी है। दूसरा देखो ऑब्जर्वेशन क्या था, कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डेविएट्स थ्रू लार्ज एंगल्स। हमने देखा था वहाँ पे डायग्राम में कि काफी जो अल्फा पार्टिकल्स है वो लार्ज एंगल पे कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, तो लार्ज एंगल पे डेविएट हो जा रहे हैं, है ना। अब लार्ज एंगल पे डेविएट कर रहे हैं क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज भी क्या है, वो सेंटर पे ही इकट्ठा है। तो दूसरे सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डेविएट्स थ्रू लार्ज एंगल, ये हमें क्या कंक्लूजन देता है, तो ये हमें बताता है कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज आर कॉन्सेंट्रेटेड एट द स्मॉल पोर्शन ऑफ एटम, है ना, या एट द सेंटर ऑफ एटम, दैट इज नोन एज सेंटर। तो सेंटर वाला जो कॉन्सेप्ट था तब जाके रदरफोर्ड ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा था कि सारा का सारा जो मास होता है वो उसके सेंटर पे, सेंटर को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पर ही इकट्ठा है। तीसरा देखो जरा ऑब्जर्वेशन क्या था, अ वेरी फ्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंड्स बैक ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट। यानी बहुत ही कम मतलब कितने, 8000 में से कोई एक, है ना, 8000 में से कोई एक ही ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो रिबाउंड हो रहा था। रिबाउंड का मतलब जिस रास्ते से आ रहा है उसी रास्ते से वो लौट जा रहा है, ठीक है। तो वेरी फ्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंड्स बैक ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कुछ ही ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो कि वापस लौट रहे थे। अब ये क्या कंक्लूजन देगा, ये कंक्लूजन देगा कि टोटल जो मास है ना, टोटल मास जो है एटम का वो कहाँ पर है, वो सेंटर पे, वो न्यूक्लियस पे। तो टोटल मास ऑफ एन एटम इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम। समझ आ गया। तो यहाँ पर ये हमारे ऑब्जर्वेशन थे और उसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमने ये कंक्लूजन निकाले। अब ये जो ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन थे वो सारा चीज देख करके रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है उसको हम बता सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू दी साइज ऑफ एटम। यानी जो न्यूक्लियस का साइज है, न्यूक्लियस मतलब जो उसके सेंटर में हम बोल रहे थे ना कि सारा सारा मास इकट्ठा है, सारा सारा चार्ज इकट्ठा है, तो उस सेंटर वाले पार्ट को हमने क्या नाम दिया यहाँ पे, न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस की जो खोज करी थी वो किसने करी थी, रदरफोर्ड ने ही। तभी अगर ये क्वेश्चन आता है तो भी तुम रदरफोर्ड पे ही लगाओगे, ठीक है। और प्रोटॉन की खोज चाहे न्यूक्लियस की खोज, तो ध्यान रखना साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू दी साइज ऑफ एटम। अब इसका अंदाजा तुम ऐसे भी लगा सकते हो जैसे कि एक क्रिकेट स्टेडियम होता है। अब क्रिकेट का स्टेडियम को तुम मान सकते हो एटम है, और जो बॉल होती है जिससे खेलते हैं उस बॉल को तुम मान सकते हो न्यूक्लियस। देखो कितना ज्यादा स्पेस खाली होता है, वो स्टेडियम और वो छोटा सा बॉल। तो बॉल जो है वो क्या है, न्यूक्लियस है, और पूरा जो स्टेडियम है वो क्या है, एटम है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हो कि काफी ज्यादा जो स्पेस रहता है एटम के अंदर वो खाली रहता है। ओके, अब देखो ध्यान से, टोटल मास या ऑल द मास ऑफ एटम इज इन द न्यूक्लियस। जो सारा का सारा मास होता है वो कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है। और जो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, ध्यान रखना पॉजिटिव चार्ज, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज वो भी कहाँ होता है, वो भी न्यूक्लियस में होता है। अच्छा, जो नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स होते हैं उनका नाम तो पहले ही रखा जा चुका था, जे थॉमसन ने रख दिया था, क्या, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर रदरफोर्ड ने भी वही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के नाम यूज किया था, इलेक्ट्रॉन्स। तो उन्होंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अबाउट ही मूव करते रहते हैं, ठीक है, इन्होंने ये कहा। अब इन्होंने ये क्यों नहीं बताया, ध्यान दें जरा, उन्होंने ये क्यों नहीं बोला कि इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं, तो जरा इस चीज को ध्यान से सुनना, ठीक है। रदरफोर्ड ये भी तो बोल सकते थे कि हाँ भाई सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर पर है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर पे है, सारा का सारा मास भी सेंटर पे है, और जो इलेक्ट्रॉन से वो बाहर है। ऐसा इसलिए नहीं वो बोल सकते थे क्योंकि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे स्टेशनरी होता है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता, उसको खींच लेता, और खींच लेता तो वो गिर जाता है यहाँ पे, तो वो अनस्टेबल हो जाता। तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, क्योंकि एटम को तो हमें
न्यूट्रल बताना ही बताना है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही से क्लियर हो गया था कि एटम तो न्यूट्रल होता है। अब एटम न्यूट्रल होता है, इसका मतलब अगर तुमने पॉजिटिव चार्ज के बारे में बता दिया कि पॉजिटिव चार्ज तो है ना, उसको हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है और क्या किस जगह पे, तो उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स वो ठहरे हुए नहीं है, रुके हुए नहीं, वो बल्कि मूव कर रहे हैं। अब मूव कर रहे हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में कैसे आया, तो ध्यान दो जरा। उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहे हैं, बिल्कुल उस तरह से जैसे कि अर्थ जो है वो अर्थ या बाकी जो प्लैनेट्स है वो सन की तरफ चारों तरफ मूव कर रहे हैं। मतलब जो सन है ना, वो मान लिया सेंटर पे, और जो अर्थ है वो उसके चारों तरफ मूव कर रहा है। अब सन जो है वो कंटिन्यूसली अर्थ के ऊपर फोर्स लगा के रखता है अपनी तरफ, लेकिन फिर भी अर्थ गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ग्रेविटेशन जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, वो इसको सर्कुलर पाथ में मूव कराए रखने का काम करता है। तो बिल्कुल उसी तरह ये चीज सोच करके इन्होंने क्या कहते हैं, रदरफोर्ड ने भी यही कॉन्सेप्ट लगाया और बताया कि इलेक्ट्रॉन्स रुके हुए नहीं है, बल्कि वो मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, तो ध्यान दें जरा, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने नेचर से ही देख करके यहाँ पर तब जा करके इसमें लगाया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड दी न्यूक्लियस, बल्कि वो स्टेशनरी नहीं है। ठीक है, तो ये था इनका मॉडल। तो यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं किसी को? किसी को डाउट तो नहीं? प्रीति, मानसी, आर्यन? नो सर। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पर हम आते हैं इसके भी लिमिटेशन के ऊपर, है ना। तो इसकी भी लिमिटेशन मैं यहीं पे बता देता हूँ, तो ध्यान देना। लिमिटेशंस याद है किसी को इसकी लिमिटेशन? किसी को पता है क्या रदरफोर्ड की लिमिटेशंस क्या थी? देखो, यहाँ पर उन्होंने ये तो बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, है ना। और इसको सर्कुलर पाथ में या चारों तरफ मूव कराने का काम किसका है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल के कॉन्सेप्ट उन्होंने बता दिया कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, कि सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अगर ये मूव करता रहेगा इलेक्ट्रॉन तो वो गिरेगा नहीं कभी भी। ठीक है, ऐसा बोला। अब यहाँ पर आगे जा करके ये बाद में मालूम चला कि कंटिन्यूसली हर एटम जो है वो अपने अंदर से एनर्जी को निकालता रहता है, और उसमें भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ही ये काम करते हैं। यानी किसी भी एटम के अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब या रिलीज करने का काम होता है किसका, एटम के अंदर जो बैठे हुए इलेक्ट्रॉन का। अब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ना, ये कंटिन्यूसली एनर्जी को एब्जॉर्ब या रिलीज करते रहते हैं। आप समझ रहे हैं इस चीज को बहुत ही ध्यान से, इंपॉर्टेंट था ये। क्यों, अब ये कैसे पता है कि एटम एनर्जी को रिलीज करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो ध्यान दो। कोई भी चीज अगर हम देखते हैं, मान लो जैसे कि अगर हमने कोई टेबल देखा, उसका नीला कलर है मान लो, तो नीला कलर क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो नीले कलर को वो एमिट कर रहा है। नीले कलर को मतलब जो यहाँ पे ब्लू लाइट है ना, ब्लू कलर की जो लाइट है उसको वो कंटिन्यूसली एमिट कर रहा है, तभी हमें वो ब्लू दिखाई देता है। या रेड दिखाई दे रहा है, रेड क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो रेड कलर को एमिट कर रहा है। ठीक है, अब कोई चीज ब्राउन दिख रही है, क्यों, क्योंकि ब्राउन कलर को एमिट कर रही है। तो यहाँ पर जो किसी भी चीज को अगर हम देखते हैं तो उससे जो ये एनर्जी है वो क्या होती है, निकल रही होती है या एब्जॉर्ब हो रही होती है, ये चीज हो रहा होता है। तो इसका ये मतलब है कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर रिवॉल्व कर रहे होंगे, ये कंटिन्यूसली एनर्जी को रिलीज कर रहे होते हैं या एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। अब इससे इनकी एनर्जी में तो चेंजेस आएंगे। अब मान लो हमने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहे हैं, एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। अगर ये एनर्जी को रिलीज करेंगे तो ध्यान दो जरा, मान लिया इस न्यूक्लियस के पास 100 जूल की एनर्जी है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के पास भी स्टार्टिंग में कितनी है, 100 जूल की एनर्जी है। अब जैसे जैसे ये कंटिन्यूसली मूव करता जा रहा है, मूव करता जा रहा है, करते जा रहा है, साथ साथ में एनर्जी को भी रिलीज कर रहा है, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि जब इसकी एनर्जी कम होती जाएगी तो ये वीक पड़ता जाएगा, है ना। यानी इलेक्ट्रॉन कमजोर होता जाएगा इसके सामने, क्योंकि इसकी एनर्जी तो कम नहीं हो रही, ये तो 100 जूल का 100 जूल से मतलब 100 जूल जो उसके पास एनर्जी है वो तो उतनी है ही उसके पास, और उस फोर्स से मतलब वो क्या करेगा, उसको खींचते चला जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाएगी, लेकिन न्यूक्लियस की उतनी की उतनी है। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर
जब ये कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को रिलीज या एमिट करते रहते हैं या एब्जॉर्ब करते रहते हैं तो उनकी एनर्जी में चेंजेस आते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, और अगर इसके अंदर गिरा तो वो अनस्टेबल बन जाएगा। तो एटम की इस अनस्टेबिलिटी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। सॉरी। तो देखो ध्यान से, तो रदरफोर्ड के मॉडल में यहाँ पर ये लिमिटेशंस आ गए कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को निकालते हैं, एमिट करते हैं, तो ये एक टाइम के बाद क्या है, न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो जाएंगे, गिर जाएंगे। अब अगर वो गिर गए तो वो क्या होंगे, अनस्टेबल कर देगा एटम को, जो कि एक्सप्लेन नहीं करा जा सका रदरफोर्ड के थ्रू। ठीक है, तो ये उनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन बन गई थी। ओके, उसके अलावा जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम क्या होता है ये थोड़ा सा हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जो स्पेक्ट्रम वगैरह होते हैं, उन स्पेक्ट्रम के बारे में ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए थे कि हाँ भाई ये जो हर एक एटम का डिफरेंट डिफरेंट ही स्पेक्ट्रम बन रहा था। स्पेक्ट्रम क्या होता है, जैसे कि व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म से गुजारते हैं, अब व्हाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारोगे तो 7 रंग में बढ़ जाते हैं। उसी तरह से हर एटम का अपना एक पर्टिकुलर कलर होता है। ध्यान रखना जरा, मैंने क्या बोला यहाँ पे, हर एटम का अपना पर्टिकुलर कलर, या कलर थोड़ा सा मैं अगर इसको और वो उस तरीके से बताऊं, तो अगर हम फिर सिर्फ विजिबल लाइट की बात करें, विजिबल लाइट में तो कलर दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी एटम है जो ऐसे रेडिएशन को निकालते हैं जिनमें कलर ही नहीं होते। जैसे हमने पढ़ा है यूवी रेस, है ना, जैसे गामा रेस, हमने पढ़ा है रेडियो वेव, उनके तो कलर ही नहीं होते, सिर्फ विजिबल लाइट के ही कलर होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हर एक एटम के अपने अपने स्पेक्ट्रम होते हैं, और उन स्पेक्ट्रम के बारे में फिर से इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं दे पाए थे। तो यहाँ पर कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई जिसमें ये लिमिटेशंस आने लगे थे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा लिमिटेशन यही था कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पर ये हम लिमिटेशन में लिखेंगे क्या, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहीं पर ही, लिमिटेशन शायद नहीं लिखे यहाँ पे, कि when electron revolves when electron revolves continuously then after some time then after some time it will fall into the nucleus, which makes atom unstable, which make atom unstable। ठीक है, this could not be explained, this could not be explained by Rutherford, ठीक है। तो रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ही कुड नॉट टेल अबाउट दी स्पेक्ट्रम, है ना, प्रोड्यूस्ड बाय दी एटम्स, वो स्पेक्ट्रम के बारे में भी बता नहीं पाए थे। ठीक है, दिस मॉडल could not explain about atomic spectrum, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे लिमिटेशंस थे जो कि वो ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ओके, तो ये रदरफोर्ड के लिमिटेशंस हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये लिख लेना इसमें अलग से, उसमें नहीं लिखा पड़ा है। इसमें किसी को डाउट तो नहीं, समझ आया यहाँ पर? मानसी, प्रीति, आर्यन, यस आ गया? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर
ये थोड़ा सा डेरिवेशन जो है ये तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थोड़ा सा बड़ा है और इम्पोर्टेंट भी है। अच्छा यहाँ पे मैंने लिख रखा है इस जगह पे, चलो कोई नहीं, मैंने वहाँ पर नहीं लिखा हुआ था बट यहाँ पे लिख रखा है। तो ये लिमिटेशंस वगैरह भी यहाँ पे लिख रखी है मैंने। ओके, अब देखो ध्यान से, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बता देता हूँ मैं। या ये भी बाद में बता दूंगा, कवर नहीं हो पाएगा। चलो ऐसा करते हैं, ये जो डेरिवेशन है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि इसमें हम कवर नहीं कर पाएंगे। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्लास में उसको अच्छा टेस्ट कब दोगे?